हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करेंगे जो आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 19 दिसंबर 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 236 का संबंध है 122 के साथ में, तो 388 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 236 से यहां पर 122 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 236 से 122 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 388 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर। देखिए मेरे भाई, यहां पर 236 से यहां पर 122 बनेगा कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इस 236 के अंदर दिया गया है 2 का भाग, तो 236 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर कितना जाएगा, यहां पर आ जाएगा 118। अब 118 से 122 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 118 के अंदर +4 करके यहां पर लिखा गया है 122। और ध्यान से देखिए 122 आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 388 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 388 के अंदर भी हम क्या करेंगे, पहले 2 का भाग देंगे। तो 388 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर कितना जाएगा, यहां पर आ जाएगा 194। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से 118 के अंदर 4 प्लस किया है उसी प्रकार से हम यहां पर क्या कर देंगे, 194 के अंदर +4 कर देंगे। तो 194 के अंदर +4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 198। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 198। अब हमें देखना है कि 198 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 198 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ घटाना है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ भाग है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो करना क्या है, सबसे पहले तो इस समीकरण के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनका अर्थ इस प्रश्न के अंदर बोला गया है। तो करना क्या है, जो अर्थ इस प्रश्न के अंदर बोला गया है यानी कि उस अल्फाबेट लेटर का अर्थ आपको इस समीकरण के अंदर रखना है और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को आपको सोल्व करके उसका मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे, वो देखिए यहां पर। देखिए प्रश्न के अंदर हमें बोला गया है कि ए का अर्थ है गुणा, तो ए के स्थान पर हम कर देंगे गुणा। ठीक है, फिर देखिए आगे बोला गया है कि बी का अर्थ है घटाना, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि सी का अर्थ है जोड़, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि डी का अर्थ है भाग, तो डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब नया समीकरण क्या बनेगा, तो वो देखिए यहां पर। देखिए मेरे भाई
सबसे पहले है 6, ए का अर्थ है गुणा तो यहाँ पर कर देंगे गुणा, फिर है 7, फिर क्या है सी का अर्थ है प्लस तो यहाँ पर कर देंगे प्लस, उसके बाद में कितना है 169 तो यहाँ पर लिख देंगे 169, फिर क्या है डी का अर्थ है भाग तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग, फिर क्या है 13 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13, फिर क्या है बी का अर्थ है माइनस यहाँ पर कर देंगे माइनस, फिर क्या है 5 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ये बन गया नया समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 13 का भाग देंगे 169 के अंदर है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये 13 का भाग 169 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 6 और 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 7 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में बच गया प्लस और यहाँ पर बच गया माइनस का 5। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस का है उसको जोड़ देंगे और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 42 और प्लस का है 13, तो 42 और 13 कितना हो जाएगा, तो 42 और 13 हो जाएगा 55, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस का 5 तो यहाँ पर हम कर देंगे -5। अब 55 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 50। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 50। अब हमें देखना है कि 50 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 50 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का यानी कि इस तरह से मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व करने का बेस्ट तरीका है क्या, देखिए इस टाइप के प्रश्न को या तो सोल्व किया जाता है कॉलम के अंदर है या फिर इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम इस टाइप के प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में, हमें कैसे पता चलेगा। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए और जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% इस तरह के प्रश्न को बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमें दी गई है बड़ी संख्या कॉलम के अंदर है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इस पहले कॉलम में यहाँ पर 25 कैसे आया है, फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 4 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम में यहाँ पर 25 और दूसरे कॉलम में यहाँ पर 4 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम इस तीसरे कॉलम में बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 25 लिखा गया है। कैसे, तो सबसे पहले इस 25 के ऊपर देखिए दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 17 और दूसरी संख्या है 12, तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 25 हो जाए। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस पहली संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटाया गया है, यानी कि 17 में से घटाया गया है 12 को। तो 17 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। अब इस 5 से यहाँ पर 25 लिखा गया है। कैसे, तो यहाँ पर इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में 4 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए इस 4 के जस्ट ऊपर भी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। पहली संख्या है 11 और दूसरी संख्या है 13। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 11 में से इस 13 को पहले घटा देंगे। तो देखिए 11 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2 से 4 बनेगा। कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए इस 2 का किया गया है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ पर
4 आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, इस प्रश्न चिन्ह के ऊपर भी देखिए दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 19 और दूसरी संख्या है 16। तो करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, इस 19 में से इस 16 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 3। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर इस 3 का कर देंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम दिया जाए तो आपको यहां पर देखना है कि इस पहली आकृति में यहां पर ये तीनों संख्याएं कैसे लिखी गई हैं। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि दूसरी आकृति में यहां पर ये तीनों संख्या कैसे लिखी गई हैं। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर इस तीसरी आकृति के अंदर जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या छूट रही है उस संख्या को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर यह संख्या कैसे लिखी गई है, तो वो देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए सबसे पहले इस पहली आकृति में यहां पर पहली संख्या लिखी गई है 1। तो यहां पर 1 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर देखिए यहां पर लिखा गया है 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1, और यहां पर देखिए 1 लिखा गया है। फिर यहां पर देखिए आगे, यहां पर देखिए दूसरी संख्या लिखी गई है 8 है, तो यहां पर 8 लिखा गया है कैसे, तो ये 8 लिखा गया है 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या इसी आकृति के अंदर यहाँ पर लिखी गई है 27। तो यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है, तो ये 27 लिखा गया है 3 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब करके यहाँ पर लिखा गया है 27। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी आकृति में देखिए, यहाँ पर पहली संख्या है कितनी 64, तो ये 64 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है 4 का क्यूब करके, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी संख्या लिखी गई है 125 है, तो यहाँ पर 125 लिखा गया है कैसे, तो यहाँ पर 125 लिखा गया है 5 का क्यूब करके, यानी कि 5 का क्यूब होता है 125। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस दूसरी आकृति में यहाँ पर है तीसरी संख्या 216, तो यहाँ पर 216 लिखा गया है कैसे, तो ये 216 लिखा गया है 6 का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब करके यहाँ पर लिखा गया है 216। अब इसी प्रकार से आप देखिए तीसरी आकृति के अंदर है, तीसरी आकृति के अंदर क्या है, तो यहाँ पर तीसरी आकृति के अंदर पहली संख्या है 343 है, तो यहां पर 343 कैसे लिखा गया है, तो मेरे भाई यहां पर लिखा गया है 7 का क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न यानी कि इस तीसरी आकृति के अंदर दूसरी संख्या के स्थान पर क्या है, प्रश्न चिन्ह है जो हमें ज्ञात करना है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस तीसरी आकृति में यहाँ पर तीसरी संख्या क्या है 729 है, तो यहाँ पर 729 कैसे लिखा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 729 लिखा गया है 9 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब है यहाँ पर 729, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर संख्याएं लिखी गई है कंटिन्यू,
यानी कि यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब, उसके बाद में 2 का क्यूब, फिर यहाँ पर 3 का क्यूब, फिर यहाँ पर 4 का क्यूब, उसके बाद में यहाँ पर 5 का क्यूब, उसके बाद में 6 का क्यूब, फिर यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब और फिर 9 का क्यूब। यानी कि 1 से 9 तक की संख्याओं का क्यूब लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या छूट रही है? तो 1 से 9 तक की संख्याओं में से संख्या छूट रही है 8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 8 का किया जाएगा क्यूब। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। अब हमें देखना है कि 512 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 512 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण के अंदर हम इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प के दो चिन्ह रखें कि इस समीकरण के अंदर RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप देखते हैं एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प, यानी कि एक एक विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करना होगा। और जिस समीकरण से इस समीकरण का RHS पद और LHS पद बराबर हो जाए, यानी कि वही आपका क्या होगा? विकल्प सही होगा। ठीक है, अब यहां पर हम आपका टाइम वेस्ट तो ज्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि यह समीकरण सोल्व होने वाला है ऑप्शन बी के चिन्हों से। अब हम चाहते तो एक एक ऑप्शन के विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखकर क्या कर देते, समीकरण को सोल्व करते। इससे क्या होता, आपका टाइम वेस्ट होता। लेकिन अब आपका क्या नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे ऑप्शन बी के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रख के। करना क्या है, गुणा के स्थान पर तो प्लस करना है और प्लस के स्थान पर गुणा करना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा है तो गुणा के स्थान पर तो हम कर देंगे प्लस है, और प्लस है तो प्लस के स्थान पर हम कर देंगे गुणा। अभी समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए पहले तो बनेगा नया समीकरण, कैसे? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर क्या है गुणा, गुणा के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर क्या है माइनस, फिर है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, फिर है भाग, फिर क्या है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, फिर क्या है बराबर के अंदर है 14। ठीक है, अभी समीकरण को सोल्व करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 16 के अंदर है, तो यहां पर ये चला जाएगा 4 चौक 16, यानी कि यहां पर आ जाएगा 4। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूना के हो जाएगा 10। यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस है, और यहाँ पर बच रहा है 8, और इन दोनों के बीच में प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस है। अब क्या करेंगे, जो और इन सभी के बराबर में कितना है 14, तो यहाँ पर लिख देंगे 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 8 और प्लस का है 10, तो इन दोनों को जोड़िए मेरे भाई, 8 और 10 कितना हो जाएगा, तो 8 और 10 हो जाएगा 18। ठीक है, फिर यहाँ पर बच रहा है माइनस का 4, तो यहाँ पर इस 18 में से कर देंगे -4 और इसके बराबर में है 14। ठीक है, अब 18 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 14 और इसके बराबर में भी बच जाएगा 14। अब यहाँ पर देखिए इसका RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये बराबर किस ऑप्शन से हुए, तो ये हुए हैं ऑप्शन बी की सहायता से। तो यहाँ पर इस पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे आपके जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए है 100 दिन का, ऑप्शन बी है 120 दिन का, ऑप्शन सी है 140 दिन का, और ऑप्शन डी है 160 दिन का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर
शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है जड़त्व का नियम है, ऑप्शन सी है द्रव्यमान का नियम है और ऑप्शन डी है त्वरण का नियम है। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। तो 7वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन डी है ऑर्गन गैस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। तो 8वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 9 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 5 जून को, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 15 अगस्त को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के समय में था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त के समय में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन के समय में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि समुद्रगुप्त के समय में क्या था? स्वर्ण युग था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और भी बनता है और इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। कैसे और प्रश्न क्या है वो देखिए मेरे भाई। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखना एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं असम राज्य में, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1974 पोखरण में, ऑप्शन बी है 1980 कर्नाटक में, ऑप्शन सी है 1965 महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी है 1998 पोखरण में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहला परीक्षण यानी कि पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। और कहां किया गया था? तो यह किया गया था पोखरण में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष का, ऑप्शन बी है 5 वर्ष का, ऑप्शन सी है 6 वर्ष का, और ऑप्शन डी है 7 वर्ष का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, योजना आयोग की जगह किस संगठन ने ली है? ऑप्शन ए है नीति आयोग ने, ऑप्शन बी है वित्त आयोग ने, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास आयोग ने, और ऑप्शन डी है सांख्यिक आयोग ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि योजना आयोग की जगह किस संगठन ने ली है? तो वो ली है नीति आयोग ने। तो 15वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो 17वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी है ताजमहल, और ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्थल था अजंता की गुफाएं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर ऑप्शन है ए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर देखिए एग्जाम के अंदर इस टाइप के प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी है लोहा का, ऑप्शन सी है टंगस्टन का और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम का। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है उसके फिलामेंट के लिए टंगस्टन धातु उपयोग की जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। तो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए हमने जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार किया है। यदि आप ये 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 4500 प्लस वाले क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिसको भी ये पीडीएफ लेना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।